हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? सर लाजवाब, फर्स्ट क्लास। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट सीरीज, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये सीरीज हमारी बिलोंग करेगी टीडीएस चैप्टर को। टीडीएस और टीसीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ये दोनों टॉपिक जो हैं हम अपनी सीरीज में करने वाले हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें, चाहे आप सीए के स्टूडेंट हैं या सीएमए के स्टूडेंट हैं, तो मैं चाहता हूं कि एग्जामिनेशन में हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो कम से कम 10 मार्क्स के आसपास जो है इस चैप्टर से कंटेंट दे। ठीक है, और लगभग देखा जाए तो हर बार ही देता भी है, चाहे वो रेट्स को पूछकर या फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ऐड करके किसी बड़े क्वेश्चन में। ओके, चैप्टर है क्या, टीडीएस क्या होता है, इसके बारे हम पूरा का पूरा समझेंगे। मैं पहले आपको पैटर्न के बारे में बता देता हूं हम कैसे करने वाले हैं आज की इस क्लास में। हम बेसिकली, अच्छा उससे पहले, चैप्टर हमारा थ्योरेटिकल है देखा जाए तो, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत कम है हमारे। और नॉर्मली टीडीएस किस किस इनकम पर कितना परसेंटेज कटता है, नॉर्मली हमें यह याद रखना है। प्लस हर एक सेक्शन की अपनी कुछ कंडीशंस होंगी। तो हम क्या करने वाले हैं, टीडीएस के बेसिक रूल्स को कंप्लीट करने के बाद हम सेक्शन वाइज चलेंगे और हर सेक्शन में क्या रेट है, क्या कंडीशंस हैं, उन सबको समझेंगे। ओके, आप, उम्मीद करता हूं सारी की सारी सीरीज प्रॉपरली कवर करेंगे। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपका रेज होता है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा, हम आप तक पहुंचेंगे और उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, जो पीडीएफ है ऑब्वियसली वो लिंक में इस लेक्चर का आपका दिया हुआ है, तो आप वहां से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना कंटेंट। और टीडीएस और टीसीएस में से हम पहले, जो कि ज्यादा बड़ा कंटेंट, टीसीएस तो बहुत छोटा सा है, टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो है, इसको शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। नोट्स, जैसा कि हाँ करना कैसे, मैंने आपको बताया कि पीडीएफ तो लिंक में है, साथ ही साथ जो जो मैं पॉइंट्स आपको लिखाता रहूंगा वो आप अपनी कॉपी में, अपनी समरी नोट्स में, जहां पर भी आप नोट डाउन कर रहे हैं, नोट डाउन भी करते चलेंगे। सेक्शन कंप्लीट करेंगे, कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे, एक बार आप पीडीएफ को रीड करेंगे, काम बन जाएगा। और इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत दोस्तों नहीं पड़ेगी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 100% जो कंसेप्ट है हमारा टीडीएस का, वो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि सर हम अभी इंटर लेवल पे हैं। टीडीएस वर्ड हमने सुना है, काफी नॉलेज भी है, हो सकता है कईयों को उसके बारे में आइडिया ना हो। तो पहले मैं आपको टीडीएस का जो कंसेप्ट है वो बता देता हूं, और ये क्यों जरूरी है, क्यों हमारे लॉ में है, क्यों हमारे इनकम टैक्स एक्ट में है, गवर्नमेंट ने क्यों डाला, ये जरूरी हो जाता है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, सर ये हम ऑलरेडी जानते हैं। देखो, जो एक पर्टिकुलर 1 अप्रैल से शुरू होकर आपका 31 मार्च तक गया, ये सर एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर है। और अपने सिलेबस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सर 1422 से लेकर 23 31 मार्च तक ये हमारा प्रीवियस ईयर है, राइट। और प्रीवियस ईयर में गवर्नमेंट जो है वो पूरे के पूरे राइट देती है कि भैया कमाओ, जितना कमा सकते हैं आप, अपनी जो इनकम है वो जनरेट करिए, और इसके ऊपर हम आपसे टैक्स मांगेंगे। आपकी इनकम को असेस करा जाएगा और फिर हम इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। टैक्स कब लगाएंगे सर? ये 12 मंथ्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने कमाने के लिए दे दिए। अब इससे अगला जो ईयर है, जो ऑटोमेटिकली 1 मार्च 2023 से स्टार्ट होगा, से लेकर हमारा जो 31 मार्च 24 है, ये हमारा असेसमेंट ईयर होता है। और सर इसके अंदर टैक्स लगता है, इस इनकम को इस ईयर में असेस करा जाता है। और रिस्पेक्टिव डेट के हिसाब से इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई, कंपनीज के लिए सितंबर, और ऑडिटेड के लिए अक्टूबर, अलग अलग डेट्स हैं जिस पर हमें जमा करना पड़ता है अपना टैक्स। ओके, राइट। लेकिन दोस्तों इसमें समझने वाली बात यह है कि इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, वो ये दोस्तों, ये जो प्रीवियस ईयर है, ये जो रिस्पेक्टिव आपका प्रीवियस ईयर है, इस प्रीवियस ईयर के लिए, इस प्रीवियस ईयर के लिए क्या रेट्स ऑफ टैक्स हैं, क्या स्लैब रेट है, क्या अमेंडमेंट्स हैं, क्या चेंजेस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, इस पर्टिकुलर ईयर के लिए दोस्तों गवर्नमेंट जो बजट निकालती है, समझिएगा, आपको इकोनॉमिक प्रोसेस के बारे में पता चलेगा। जो बजट निकालती है 22-23 के लिए, वो 22-23 से पहले ही आ जाता है। मतलब फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से लगभग 2 महीने पहले यह बजट आ जाता है। और इस ईयर में जो भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके अप्लाई होते हैं, इस पर्टिकुलर ईयर में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, वो इस बजट में इस 2-3 महीने पहले आ जाता है। अब आप समझिएगा,
बजट कब आया? फरवरी 22 यानी कि 21-22 में, ठीक है, 21-22 में। किस ईयर के लिए? 22-23 के लिए, 22-23 के इनकम जनरेशन के लिए। गवर्नमेंट को टैक्स कब कलेक्ट होगा? सर वो कलेक्ट होगा, अरे बाप रे, 23-24 में जाके। तो कहने का मतलब अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलें तो इस वाले बजट ने गवर्नमेंट को जो इनकम है वो तकरीबन 1-1.5 साल बाद दी है। 1-1.5 साल बाद दिए, गवर्नमेंट को इंतजार करना पड़ा। ओके, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार ये तो बहुत लंबा समय है, इस पर्टिकुलर ईयर के लिए हमने बजट निकाला था, लेकिन इससे टैक्स कलेक्शन हमें काफी लेट हो रहा है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट प्रोविजन लाती है टीडीएस का, टीसीएस का, एडवांस टैक्स का। मतलब कि क्यों ना जैसे जैसे ईयर में इनकम जनरेट हो रही है, अब समझिएगा टीडीएस का मतलब अब समझ आएगा, जैसे जैसे ईयर में इनकम जनरेट हो रही है उसी टाइम पर आप टैक्स को कलेक्ट कर लीजिए, टैक्स को डिडक्ट कर लीजिए। और हेडिंग देखिएगा दोस्तों, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मतलब जिस टाइम पर सोर्स क्रिएट हुआ, जिस टाइम पर इनकम जनरेट हुई, उसी टाइम पर टैक्स डिडक्ट कर लीजिए। यहां पर किसी को अपने बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इज नॉट द केस ऑफ टीडीएस, बट मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं कि क्वार्टरली प्रॉफिट, क्या किसी को क्वार्टरली प्रॉफिट हुआ अपने बिजनेस में, क्लियर, 1 लाख रुपए का, अरे इस पर अभी टैक्स लगा दो, इसी ईयर में टैक्स लगा दो। किसी को सैलरी दी, ठीक है, एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी दी, अब सैलरी तो पूरे साल भर मिलेगी, अगले साल वो टैक्स देगा, सैलरी हेड हमने पढ़ा है। अरे रुको, जिस मंथ में सैलरी दे रहे हो उसी मंथ में उसका टैक्स काट लो। इससे फायदा क्या मिलता है कि ड्यूरिंग द ईयर गवर्नमेंट को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। ड्यूरिंग द ईयर गवर्नमेंट के पास टैक्स का रेवेन्यू आना स्टार्ट हुआ और अपने एक्सपेंसेस को, अपनी रिक्वायरमेंट को गवर्नमेंट पूरा करती है। सो द सिंपल मीनिंग इज टीडीएस, सोर्स जब क्रिएट हुआ है उसी टाइम पर टैक्स डिडक्ट कर लो, जितना कटा है कितना बनता है बाकी असेसमेंट आप इस पर्टिकुलर ईयर में कर लीजिएगा। सो इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि प्रीवियस ईयर में हम आराम से बैठे रहे कि चलो भैया कमाओ 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 और जब असेसमेंट ईयर आएगा तब अपना सारा टैक्स दे देंगे। यूजुअली ऐसा नहीं होता। यहां पर जैसे जैसे सोर्स क्रिएट हुए हैं वैसे वैसे टैक्स डिडक्ट होता है, जैसे जैसे इनकम जनरेट हुई है एडवांस टैक्स दिया जाता है और गवर्नमेंट को थ्रू आउट द ईयर अपना रेवेन्यूज जो है, टैक्स कलेक्शन जो है, मिलते रहते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली प्रोविजन होता है टीडीएस का। टीसीएस, टीडीएस, एडवांस टैक्स, ये सब गवर्नमेंट के एक तरह से टूल हैं जो ड्यूरिंग द ईयर ही टैक्स कलेक्शन प्रोवाइड करा देते हैं गवर्नमेंट को। गॉट द पॉइंट? दैट्स द कंसेप्ट ऑफ टीडीएस। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब मीनिंग क्लियर है तो मुद्दों पर आते हैं। ठीक है, मैं पॉइंट्स आपको लिखाता रहूंगा सारे के सारे। तो ये कंसेप्ट हमने कवर कर लिया। ओके, टीडीएस जो है कब डिडक्ट होगा, टीडीएस जो है कब काटा जाएगा, उस पर हम वापस से आ जाते हैं। आप नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों। टीडीएस टू बी डिडक्टेड at the time of payment, B at the time of credit to account, whichever is earlier। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, whichever is earlier। अगर आप जीएसटी पढ़ रहे होंगे तो वहां पर भी ये वाली लाइनें अक्सर आती हैं। ठीक है, काफी ज्यादा आती हैं। जब हमने उसको एक्चुअल में पे करा एट द टाइम ऑफ पेमेंट, या हम अपनी बुक्स में उसको क्रेडिट कर रहे हैं, तो दोनों में से जो भी डेट अर्ली होती है, आप जब इनकम किसी को प्रोवाइड करा रहे हो तो उसी टाइम पर टैक्स डिडक्ट कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं कि मैं एम्प्लॉयर हूं और आप एम्प्लॉई हैं। ओके, अब आप एम्प्लॉय हैं तो मैं आपको सैलरी पे करूंगा। जिस टाइम मैं आपको सैलरी पे करूंगा मैं आपको सैलरी टैक्स काट कर दूंगा, टीडीएस काट कर दूंगा। टीडीएस कब कटना चाहिए? आपने फॉर द एग्जांपल अप्रैल मंथ के लिए काम कंप्लीट करा तो 30 अप्रैल को, 30th ऑफ अप्रैल को आपकी जो क्या नाम है, सैलरी ड्यू हो जाती है। तो मैंने अपने अकाउंट्स में एंट्री कर दी कि भाई आपको पेमेंट करनी बन गई है, तो मैं उसी टाइम पर टीडीएस डिडक्ट कर लूंगा। पेमेंट हो सकता है 2-3 दिन बाद आपको एक्चुअल में हो, ठीक है, या फिर पहले मैंने आपको पेमेंट दे दी है ना, तो उसी टाइम पे मैं आपका टीडीएस काट लूंगा। ठीक है, हालांकि कुछ प्रोविजन अलग अलग होते हैं बट मैंने एक आपको एग्जांपल के थ्रू यहां पे बताया। ओके, तो दोनों में से जो भी डेट आएगी उसके दोनों में से जो भी डेट पहले होगी, जो भी इवेंट पहले होगा, उसी टाइम पे टीडीएस काट लिया जाएगा। लेकिन
कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या? एट द टाइम ऑफ पेमेंट ओनली, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ओनली। यूजुअली मैंने क्या बोला कि इन दोनों में से जो इवेंट पहले होगा उस टाइम पर ही आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जिसमें जो क्रेडिटेड टू अकाउंट वाला बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो लॉजिक नहीं रखता, उसमें मतलब हम इग्नोर करेंगे। एक्चुअल में आपने जब पेमेंट करी है उसी टाइम पर आपको टीडीएस काटना है। वो केस कौन कौन से हैं दोस्तों? इसमें एक सबसे पहले हम सैलरी वाला देखेंगे। सैलरी कायदे में जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करेगा, कायदे से जब पे करेगा, ठीक, क्रेडिट वाला कोई सिस्टम नहीं है, पे करेगा उसी टाइम पे टीडीएस काटेंगे, ठीक है। इसके अलावा अभी हम एक ईपीएफ वाला केस देखेंगे, ठीक है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड वाला केस देखेंगे। अभी सेक्शन आज की क्लास में होगा ये। जब प्रोविडेंट फंड के केस में पेमेंट करी जाती है एक्यूमुलेटेड बैलेंस की, जिसका वो प्रोविडेंट फंड है, उसी टाइम पर टीडीएस काटेंगे, ना कि क्रेडिट के टाइम पर, ठीक है। इसके अलावा एक सेक्शन हम आगे चल के पढ़ेंगे विनिंग्स का, ठीक है। ये बेसिकली 194 बी और डबल बी, ये दो अलग अलग सेक्शंस होंगे। विनिंग्स आर लाइक, सैलरी का भी लिख देता हूं, ये 192 का है, ये 192 ए का है, ठीक है। ये अलग अलग सेक्शंस हम पढ़ने वाले। विनिंग्स की बात करें, लॉटरीज की विनिंग, हॉर्स रेसेस की विनिंग, केबीसी में कोई पार्टिसिपेट कर रहा था, वहां पे जीत गया। वो एक और है आपका बिग बॉस वाला जो है, ठीक है, वहां से जीता। तो विनिंग्स जो बेसिकली हैं आपकी उस कैटेगरी के अंदर आएंगी। क्या क्या प्रोविजन है वो तो हम तभी बाकी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपका डिविडेंड वाला केस है, बेसिकली इस वाले कंडीशन में भी आपका तभी कटेगा जब एक्चुअल पेमेंट होगी। एक कैपिटल गेन में आपने ये वाला केस पढ़ा था, कंपलसरी एक्विजिशन वाला, है ना, जब गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है या और किसी केस में कंपलसरीली एक्वायर करा जाता है, तो उसका भी एक टीडीएस का क्या नाम है सेक्शन आएगा। तो कंपलसरी एक्विजिशन के केस में जब पेमेंट मिलती है तभी टीडीएस काटा जाएगा, क्रेडिटेड का उसमें कोई रोल नहीं है। कैश विड्रॉल, ठीक है, अकाउंट से हम कैश विड्रॉ करते हैं एक बड़े अमाउंट में, एक स्पेसिफिक अमाउंट में, उस टाइम पर भी क्या नाम है टीडीएस कटता है, सेक्शन सभी आएंगे। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी मैच्योर हो गई है, उसकी पेमेंट आपको मिली है, उसमें भी जब एक्चुअल पेमेंट होगी तब बेसिकली आपका टीडीएस काटा जाएगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक केस है। अदरवाइज आपको ये नॉर्मल सी चीज याद रखनी है कि भाई कोई पूछे कि टीडीएस कब कटता है, तो जब एक्चुअल में क्रेडिट किया या फिर आपने पेमेंट करी, इन दोनों में से जो इवेंट पहले होगा उस डेट पर कटेगा। हालांकि कुछ स्पेसिफिक केसेस में प्रॉपरली मैंने नोट्स में उनका पूरा डिटेल आपको दिया, आप साथ साथ पढ़ भी सकते हैं चाहे तो, अगर आपने डाउनलोड कर लिए। कुछ केसेस में, इन केसेस में सिर्फ पेमेंट बेसिस पर ही टीडीएस काटा जाएगा। व्हाट द पॉइंट? ओके। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक और जो आती है वो है पैन की। किसकी? पैन की, पैन कार्ड, ठीक है ना, मालूम, परमानेंट अकाउंट नंबर आप ऑब्वियसली जानते होंगे। सर टैक्स के साथ डील कर रहे हैं तो कैसे नहीं पता होगा, ठीक है। तो पैन के साथ ही टीडीएस कटता है। मतलब अगर मैं वो एग्जांपल लेके चलते हैं कि आप एम्प्लॉय हो, मैं एम्प्लॉयर हूं, ठीक है, मैंने आपको सैलरी देनी है, सैलरी दूंगा तो उस पर पेमेंट के टाइम पर, अभी हमने समझा, पेमेंट के टाइम पर मैं टीडीएस काटूंगा। अगर मैं आपका टीडीएस काट रहा हूं, बेटर है कि आप मुझे अपना पैन फर्निश कर दीजिए, पैन नंबर बता दीजिए, पैन नंबर की जो डिटेल्स है ना वो जो है वो सबमिट कर दीजिए, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आप जो है पेमेंट कह रहा हूं, पैन कार्ड नहीं शो करते, अगर पैन कार्ड आपने फर्निश नहीं करा, तो उस केस में जो एक्चुअल रेट है और 20%, इसमें से हायर रेट पर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको कमीशन पे कर रहा हूं, ओके, कमीशन पे अभी फिलहाल के लिए, नॉलेज के लिए समझिए कि 5% का टीडीएस है, तो मैंने आपको 100 रुपए देने हैं कमीशन, तो मेरा ये राइट बनता है कि मैं 5 रुपए काट के, 5% जो है 5 रुपए का टीडीएस काट के आपको 95 रुपीज दूं। ओके, दैट्स इट, आपका टैक्स जो है पहले डिडक्ट हो गया। अब इस सिचुएशन में है कि आप पैन जमा कराओ, कि मैं पूरी डिटेल दूं कि ये ब्ला 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 आदमी है, इनका पैन नंबर ये है, मैं आपका जो क्या नाम है टैक्स डिडक्ट कर रहा हूं, टीडीएस काट रहा हूं। आपने मना कर दिया,
कि जी नहीं रहने दो, छोड़ो, क्या करोगे, क्या दिक्कत है इसमें, ऐसा मत करिए। मैंने कहा कर दो, अच्छी बात है। आपने नहीं दिया। अब रूल्स के हिसाब से यहां पर कितना आ रहा है, 5%, एक्चुअल रेट इज 5%। दूसरा कितना हो गया, 20%। इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में दोस्तों अगर हम ध्यान दें, मैं आपका 20% का, कितने का, 20% का टीडीएस काटूंगा। नहीं जमा कराना ना, मैंने बोला आपको, कितनी बार बोला, आप मना कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, नहीं हम नहीं दे रहे पेन, हमने बहुत पैसा छुपा रखा है उस पेन नंबर के हिसाब से। भाई मत दे, कोई बात नहीं, मैं 100 में से 20 रुपए काट लूंगा और आपको 80 रुपए जो है वो दूंगा। क्लियर? तो पेन का काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है दोस्तों इसमें आ जाता है, तो इस चीज का हमें मालूम होना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें एक और जो है कि जितने भी टीडीएस के रेट्स हैं, जितने भी टीडीएस के रेट्स हैं वो सारे के सारे फ्लैट रेट हैं। जितने भी टीडीएस के रेट है वो सारे के सारे फ्लैट रेट है। सर फ्लैट रेट मतलब फ्लैट फ्लैट मिलता है क्या साथ में कुछ? नहीं नहीं, फ्लैट फ्लैट नहीं मिलता। देखो अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया ना आपका ये वाला 5% वाला, कि मैंने आपको 100 रुपए देने थे, मैंने 5% का टैक्स काट लिया, आपको 95 दिए। ओके, सो 5% इज योर टीडीएस रेट। ओके, दिस 5% इज अ फ्लैट रेट। मतलब सर क्या इसमें हमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस परसेंट के लिए ऐड करना है क्या? क्या इसमें हम यहां पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे क्या? नहीं करेंगे, नहीं, सीधा 5 में HEC की कंडीशन नहीं ऐड करनी है, नहीं ऐड करनी है, सीधा सीधा जो फ्लैट रेट है उसके हिसाब से टीडीएस काटिएगा, कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर रखिएगा। एक्सेप्ट सैलरी में HEC जो सेस अलग से लगता है उसको कंसिडर करा जाएगा। वो तो कंप्यूटेशन अभी आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसकी चिंता ना करें, पहला सेक्शन हम सैलरी का ही पढ़ेंगे। इसके अलावा पेमेंट अगर नॉन रेजिडेंट पर्सन को होती है या किसी फॉरेन कंपनी को होती है, क्लियर, पेमेंट कर रहे हो सैलरी के केस में या नॉन रेजिडेंट के केस में, नॉन रेजिडेंट पर्सन को कर रहे हो और या किसी फॉरेन कंपनी को कर रहे हो, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में आप सेस को ऐड कर लीजिएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को। गॉट द पॉइंट? ओके, ये सिंपल से दोस्तों रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे यहां पर आ गए हैं। ठीक है, जो बेसिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा मैं लिखाते हुए चल रहा हूं, कुछ छूटे ना। और मेरा पर्पस ये, क्योंकि इस चैप्टर को अगर आप देखोगे ना अपने नोट्स में, मॉड्यूल में, अरे बाप रे इतनी थ्योरी भरी हुई है सारी की सारी कि मैं तो कहूं कि टीडीएस का चैप्टर एक तरफ, बाकी सारे चैप्टर एक तरफ। ठीक है, बट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेटर वे में किस तरीके से समराइज करा जा सकता है, वही पॉइंट्स मैं सारे के सारे आपको लिखा रहा हूँ। ये सब पॉइंट मैंने आपको लिखा दिए, यस ठीक है। इसके अलावा और एज सच आपका और कोई रोल नहीं बनता है। ठीक है, डन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं। ओके, ये हमने यहाँ पे अभी टीडीएस के बारे में एक सिंपल सी बेसिक नॉलेज, बेसिक कंटेंट हमने कवर कर लिया। टीडीएस क्या होता है, क्यों इसको प्रोविजन में लाया गया, कब इसको डिडक्ट करा जाता है, और इसके अलावा हमने देखा कि रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेन नहीं है तो सिचुएशन क्या होगी। ये एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग दोस्तों हमने कंप्लीट करी। आइए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला सेक्शन सैलरी को लेकर, कि अगर अपना एम्प्लॉयर, हमारा एक एम्प्लॉयर हमारे एम्प्लॉय को अगर पेमेंट करता है तो उस कंडीशन में किस तरीके से टीडीएस काटा जाएगा। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले सेक्शन 192 दोस्तों हमारा ये है, और टीडीएस इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, सेक्शन वाइज चलेंगे, सिंपल। ठीक है, ओके, आप अपनी समरी नोट्स में अगर पॉइंट्स को लिखते हुए चल रहे हैं, लिखते हुए चलिए, और उसके बाद अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी कंडीशन के हिसाब से एक बढ़िया से टेबल तैयार कर लीजिएगा, आपकी समरी नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। एंड प्लस मेरा टारगेट फिर वही है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए कि ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लेंदी है, और मेरा पर्पस यही है कि इस लेंदी टॉपिक को आपके स्टडी के शेड्यूल से बाहर रखा जाए। जितना करा रहा हूं उतना ही कर लीजिएगा, खाली टाइम पे इस वीडियो को देख लीजिएगा। पूरी नहीं देखी जा रही, आधी देखी जा रही है, आधी अगले पार्ट में देख लीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि बैठ कर टीडीएस खत्म कर लो, बिल्कुल रिलैक्स मोड पर इस वाली सीरीज को, टीडीएस की सीरीज को कंप्लीट करिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टीडीएस सैलरी वाले केस में। ठीक है, विजिबल है, ज्यादा ऊपर तो नहीं हो रहा कैमरे में। ठीक है, टीडीएस इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, नाउ सैलरी कौन देता है? सर सैलरी देता है एम्प्लॉयर।
ठीक है ना जी। सैलरी किसको मिलेगी सर? सैलरी मिलेगी एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है। तो एम्प्लॉयर इसमें कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन, ठीक है। तो यहां पर सिंपल सी बात क्या निकल कर आ गई? टीडीएस कौन काटेगा सर? सैलरी। ये तो कंफ्यूजन से दूर ही है बिल्कुल। इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप है, इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप है, तो ऑब्वियसली इंप्लॉयर ही टीडीएस काटेगा क्योंकि सैलरी वही पे करेगा। ओके, किसको पे कर रहा है? इंप्लॉय को। वो आपका रेजिडेंट भी हो सकता है, वो आपका नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। दोनों के केस में आपका टीडीएस जो है डिडक्ट होगा। ओके सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आ जाती है रेट। किस रेट पर कटेगा? देखो हर सेक्शन में ना, हर सेक्शन में जितने भी हम पढ़ेंगे, काफी सारे सेक्शन है। 192, 192 ए, ये तो छोटे वाले ही हैं। 194 की सीरीज बहुत लंबी है, ए बी सी डी ई एफ जी, बहुत लंबा चलेगा 194। ओके, सैलरी में हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हर सेक्शन में आपको मेनली यही चीज याद रखनी है, टैक्स काटेगा कौन, टैक्स किसका कटेगा और क्या रेट होगा। ठीक है, मोस्टली आपको इन्हीं चीजों पर फोकस रखना पड़ेगा। तो काटेगा कौन सर? एम्प्लॉयर काटेगा, ये बेसिकली। किसका कटेगा? एम्प्लॉय का कटेगा टीडीएस। किस रेट से कटेगा? दोस्तों सैलरी में कोई स्पेसिफिक फ्लैट रेट नहीं है, यहां पर कटता है स्लैब रेट के हिसाब से। यहां पर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कटता है, याद रखेंगे। ठीक है सर, स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कैसे कटेगा? अरे बड़ा सिंपल है, स्लैब रेट तो आपको मालूम है ना, आपने सिलेबस कवर करा है। अगर मैं अपने पर्टिकुलर ईयर के लिए बात करूं तो 22-23 का, 22-23 प्रीवियस ईयर के लिए, असेसमेंट ईयर 23-24 हो गया। ठीक है, स्लैब रेट आपको मालूम है, सिंपल। वो बीएससी को साइड करके हम बोल रहे हैं कि सर 2.5 लाख तक अपना एग्जाम्प्ट है मामला, 2.5 लाख से अपना क्या नाम है 5 लाख तक आपका 5% है, 5 से 10 जाते हैं तो 20, उससे ऊपर 30। स्लैब रेट मालूम है ना, इसी के हिसाब से कटेगा। सर कैसे, जरा बताएं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले पूरे ईयर की जो एस्टिमेटेड सैलरी है, ठीक है, एस्टिमेटेड सैलरी लगभग इतनी सैलरी मिलने की संभावना है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी लिख लिया जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी लिख लिया जाएगा। और यहां पर मान लीजिए मैं एज्यूम कर रहा हूं नंबर को 6 लाख रुपीस, थोड़ा सा इधर ले आते हैं, 6 लाख रुपीस या 7 लाख कर लीजिए, 7 लाख आ गया। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल प्रोविजंस, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह सब कुछ देने के बाद इसका सैलरी आ जाता है। ठीक है, इस पर टीडीएस काट लो, इस पर स्लैब रेट लगा लो। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी है, लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी है, उसकी इंफॉर्मेशन यहां पर दे सकते हो। तो मान लो मैं एज्यूम कर रहा हूं हाउस प्रॉपर्टी पे लॉसेस को 50,000 हो रहा है, 50,000 हो रहा है। क्लियर? इसके अलावा अदर सोर्सेज जो हैं, अदर सोर्सेज मतलब बाकी सारे हेड्स, पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, या अदर सोर्सेज हो गया, उसमें आपकी अगर कोई इनकम होने की संभावना है या इनकम है, उसकी डिटेल यहां पर दे दो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं लिख रहा हूं, अदर हेड्स लिख रहा हूं, इनकम फ्रॉम अदर हेड्स। ठीक है, वो मान लीजिए मैंने एज्यूम कर लिया 2 लाख रुपए, वो आप यहां पे देंगे। ठीक है, तो टोटल हमारा अमाउंट कितना आ जाता है दोस्तों? 2 लाख रुपए, 9 लाख, 8,50,000 रुपए, 8,50,000 रुपए, 8,50,000। ठीक है, मान लो इसकी कुछ डिडक्शंस भी हैं, माइनस कर दीजिए डिडक्शंस। 80C की वो डिटेल यहां पर लिखी जाएगी, 80C की डिटेल यहां पर लिखी जाएगी। मान लो 1 लाख रुपए मैं एज्यूम कर लेता हूं, 1 लाख रुपीस यहां पर आ गया। और इसके बाद यहां पर 7,50,000 इसकी ये टैक्सेबल सैलरी बन गई, ये आपकी नेट टैक्सेबल सैलरी बन जाती है, नेट टैक्सेबल इनकम, माफ कीजिएगा, क्योंकि बाकी अदर हेड भी ऐड हो गए ना। ठीक है, क्लियर? तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहां पर आ जाता है। इसमें 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, 2 चीजें। पहली चीज, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ यही एडजस्ट होगा अगर ये कहे कि जी मेरा पीजीबीपी में लॉस हुआ है, कैपिटल गेन में लॉस हुआ है, तो उसको भी यहां पे एडजस्ट कर लो। नहीं, हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो उसको एडजस्ट कर सकता है, अदरवाइज बाकी हेड्स की सिर्फ इनकम ली जाएगी, बाकी हेड्स में अगर लॉस हो रहा है तो उसको कंसिडर नहीं करा जाएगा। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी में इनकम होती तो वो भी ऐड हो जाती। क्लियर? ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप चाहें तो मतलब जिसका टैक्स कट रहा है वो ये डिटेल, इनकम फ्रॉम अदर हेड की डिटेल ना भी दे तो भी चलेगा, ना भी दे तो भी चलेगा, बशर्त फिर उसके ऊपर बर्डन क्या आएगा?
अगर ये 2 लाख रुपए मान लो अदर हेड की जो इसकी इनकम है, उसने उसकी जानकारी उसने अपने मालिक को दे दी, तो मालिक ने टीडीएस काट लिया और वही मालिक ही सरकार को जमा करा देगा, है ना। लेकिन अगर डिटेल नहीं देते तो फिर खुद इसके ऊपर एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा, खुद टैक्स जमा कराना पड़ेगा। तो इट्स द चॉइस ऑफ एम्प्लॉयर या असेसी कि भैया तेरे को बताना है तो बता दे, बता देगा तो ठीक है, साथ के साथ ही टीडीएस कट जाएगा, जमा हो जाएगा, अलग से तुझे इस पर टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। खैर, कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा कितना 7.5 लाख रुपए आ गया। अब इस पे जरा स्लैब रेट लगा दीजिए सर, अप टू 2,50,000 तो हमारा नील हो जाता है ना। इसके अलावा जो 2,50,000 से लेकर अगर मैं 5 लाख तक की बात करूं तो इस पे 5% का रेट है, तो 2.5 लाख का 5% 12,500 रुपए हो गया। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कंफ्यूजन होनी चाहिए। और 5 लाख से कितना ज्यादा है, रिमेनिंग रेस्ट 2,50,000 सर, इस पे 20% है तो 20% हो जाता है सर 50,000 रुपए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 50,000 रुपए हो जाता है सर। 62,500 ये टैक्स आ गया। इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का ऐड कर देते हैं, 4% का। आ जाओ मेरे कैलकुलेटर, कहां छुप कर बैठे हो। 62,500 का 4% दोस्तों 2,500 रुपए मात्र, 2,500 ये ऐड हुआ। मैं यहां पे लिख रहा हूं, इट कम्स टू 65,000 डिवाइडेड बाय 12। अगर आप साथ साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 65,000 डिवाइडेड बाय 12 मंथ, ओके, डिवाइडेड बाय 12, सो दैट कम्स टू 65,000 डिवाइडेड बाय 12, इट कम्स टू 541,667। दोस्तों इतने का जो इसका टीडीएस है पर मंथ हमारा ये एम्प्लॉय काटेगा, पर मंथ ये हमारा एम्प्लॉय काटेगा। सर अगर मंथ कम होते, मान लीजिए इसने जुलाई में ज्वाइनिंग करी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, डिवाइडेड बाय 9 आ जाता, जो भी आपका रिस्पेक्टिव मंथ्स बचे होंगे वो आ जाएंगे। ओके, सो ये सैलरी का सिंपल सा प्रोविजन देखा आपने। एम्प्लॉयर टैक्स काटेगा, एम्प्लॉय का काटेगा, एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है। कैसे, सैलरी में कोई फ्लैट रेट नहीं है, स्लैब रेट के हिसाब से टीडीएस कटता है। इसमें सैलरी की इनकम तो ली ही जाती है, अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो उसको एडजस्ट करा सकता है एम्प्लॉय, और अदर हेड्स की जो उसकी रिस्पेक्टिव इनकम है, वो उसकी इंफॉर्मेशन भी यहां पर दे तो अच्छी बात है, बढ़िया रहेगा। अदरवाइज उसको सेपरेटली एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा, और डिडक्शंस वगैरह देने के बाद आप स्लैब रेट लगाएंगे, जो भी टोटल टैक्स आएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ, पर मंथ उसका रिस्पेक्टिवली इतना टैक्स कटेगा। ओके, दैट्स द प्रोविजन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहाँ पे। हाँ, सबसे पहले अगर मैं दोस्तों मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, मिस्टर नाम मान लेते हैं उनका, मिस्टर रजत, है ना, रजत जी हैं। अब रजत जी जो हैं वो 2 कंपनीज में काम कर रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है, ठीक है, लोगों से एक पे नहीं हो पा रही। ये ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, ये दोनों कंपनीज में काम कर रहे हैं। ए लिमिटेड से इनकी सैलरी आ रही है 6 लाख रुपए, और बी लिमिटेड से इनकी सैलरी आ रही है 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपीस, है ना। क्लियर, कर रहे हैं अपने में, कोई वर्क फ्रॉम होम है कैसे भी वो मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, वो उनकी प्रॉब्लम है कैसे कर रहे हैं, हमें उससे क्या मतलब। अब दोस्तों मान लो ए लिमिटेड जो है वो टीडीएस काटेगी। सर ए लिमिटेड टीडीएस काटेगी 6 लाख रुपए पे, ठीक है, 6 लाख रुपए नेट में बात कर रहा हूं, और बी लिमिटेड काटेगी अपना 7 लाख रुपए पे। तो अगर मैं ध्यान दूं तो 6 लाख पे जरा स्लैब रेट लगा दो फटाफट से सर। 5 लाख पर 12,500 हो गया, और फिर 1 लाख पर 20%, तो 32,500 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है सर। 32,500 ये आ रहा है ए लिमिटेड के लिए, और इसमें फिर वो 20,000 ऐड हो जाएगा, 52,500, ठीक है। तो पूरे साल भर में ए लिमिटेड मिस्टर रजत का 32,500 का टीडीएस काट लेगी, और बी लिमिटेड जो है वो 52,500 काट लेगी। बिल्कुल सही बात है, ध्यान दीजिए। लेकिन कायदे से इन एक्चुअल मिस्टर रजत की टोटल इनकम दोस्तों 13 लाख बनती है, और मैं 13 लाख पर अगर मैं टैक्स निकालूं
13 लाख पर अगर मैं टैक्स निकाल रहा हूं तो 10 लाख तक तो बन जाता है 1,12,500, 10 लाख तक स्लैब रेट के हिसाब से। और उसके बाद जो 3 लाख है उसका 30% यानी कि 90,000 रुपए। ठीक है सर, टोटल टैक्स मिस्टर रजत का विद स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन, ठीक है, मैंने HEC इसमें ऐड नहीं करा, ऑल्दो वो भी होगा, मैं फिलहाल अभी एग्जांपल के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 85,000 का, दोनों को ऐड कर दिया सर, 85,000 का टैक्स इनका कट चुका है TDS के रूप में। लेकिन कायदे से इनका टैक्स बनता है 2,02,500, और अभी तो हमने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं ऐड करा। मिस्टर रजत बड़े ही रिलीफ मैनर में हॉलिडे मोड पे बैठे हुए थे, रिलैक्स कर रहे थे, चिल कर रहे थे कि भाई मेरा तो TDS कट चुका है सारा का सारा, मुझे तो और टैक्स नहीं जमा कराना। अरे भाई, वो टैक्स रिस्पेक्टिव कंपनीज ने अपनी अपनी इनकम पर दिया था, और आपका 85,000 का टैक्स है। कायदे से आप 1,17,500 रुपए शॉर्ट हो, इतना टैक्स आपका और बनता है। तो गलती होगी ना मिस्टर रजत से। अब रजत जी को क्या करना पड़ेगा, या तो जो शॉर्ट रह गया है 1,17,500, या तो इसको एडवांस टैक्स के रूप में जमा कराए। और इसने एडवांस, मैं तो बता रहा हूं चिल मोड पे थे, ठीक है, इन्होंने कराया नहीं जमा, और अब नहीं कराया और फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, प्रीवियस ईयर खत्म हो चुका है, अब इस पर इंटरेस्ट की पेनल्टी देनी पड़ेगी। वो पढ़ा आपने, एडवांस टैक्स वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा, इंटरेस्ट के रूप में पेनल्टी देनी पड़ेगी। हो गई ना गलती। भाई मिस्टर ए लिमिटेड को, बी लिमिटेड को थोड़ी ना पता था कि भाई इसका कितना TDS कटा, उन्होंने तो अपनी अपनी इनकम पे काट लिया। इस चीज का सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा यहां पे केस है, वो ये है कि भाई बी लिमिटेड को ए लिमिटेड की इंफॉर्मेशन दे दे, या ए लिमिटेड को बी लिमिटेड की इंफॉर्मेशन दे दे। अगर आप सेपरेटली खुद एडवांस टैक्स जमा करा दो तो वो तो ठीक है, लेकिन एडवांस टैक्स आप नहीं जमा करा रहे, तो भाई ए लिमिटेड को बता दे बी लिमिटेड के बारे में, या बी लिमिटेड को बता दे ए लिमिटेड के बारे में। मतलब अपने सैलरी डॉक्यूमेंट्स, अपनी इमोल्यूमेंट की इंफॉर्मेशन, दोनों में से किसी भी इंप्लॉइज को टोटली दे दीजिए, और वो टोटल इनकम पर आपका टैक्स काट लेंगे, TDS डिडक्ट कर लेंगे। दैट्स द सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन। ऐसे ही साल के बीच में अगर आप जो है जॉब चेंज करते हो, अपनी जॉब चेंज करते हो, तो पुराने वाले एम्प्लॉय ने जितना काटा था TDS, ठीक है, जितना काटा था वो अगले वाले को बता दे, ठीक है, उसके हिसाब से वो अपना TDS जो है प्लान कर लेंगे। तो गवर्नमेंट ने इसको लेकर कुछ सिरदर्दी नहीं रखी, कह रहा भाई ठीक है ना, आप कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना कमाओ उतना बढ़िया, हमें तो टैक्स चाहिए आफ्टर ऑल फाइनली। तो दैट्स इट, बात खत्म। ये हमारा यहाँ पे केस कंप्लीट होता है दोस्तों। ये मेन प्रोविजन, बाकी तो मैंने आपको थ्योरेटिकली ये सारे पॉइंट जो मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, ये मैंने नोट्स में लिखाए हैं, नोट्स आप डाउनलोड कर रहे हैं, आप वहाँ से पढ़ रहे हैं। कोई भी क्वेरी आपको आती है तो आप रेस करेंगे। आई थिंक और कुछ पॉइंट्स नहीं बचे। टिप्स के बारे में लिखा हुआ है, अगर जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में वर्कर काम करते हैं ना, तो दे वर्क ऑन लाइक व्हाट आपका सैलरी बेसिस पे, लेकिन वहाँ पर लोग जो आते हैं उनको टिप्स वगैरह देते हैं। तो टिप्स वगैरह जो मिलती है, कई बार ना यूनियन होती है वर्कर की भी, वो अपना एक अलग से बॉक्स बना के रखते हैं, उसमें अपना सारे एम्प्लॉयज सारे जो वेटर वगैरह होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनकी टिप्स जमा हो जाती है, और एक मंथ एंड में या एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो सारे की सारी सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उस पर TDS नहीं कटता, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानी जाती है उन लोगों की, और उसमें बाकी अदर प्रोविजन के हिसाब से टैक्स लगेगा, वो TDS के दायरे में नहीं आएगी। ओके, इसके अलावा हाँ एक और चीज, यस, PGBP हम पढ़ चुके हैं, राइट, PGBP हम पढ़ चुके हैं। तो PGBP में सेक्शन 40B में हमने डिटेल में पढ़ा कि सैलरी मिलती है पार्टनर्स को, है ना, एक लिमिट हमने देखी है, पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, वो TDS के दायरे में नहीं आती, बिकॉज पार्टनर्स को दी गई सैलरी इज नॉट अंडर द हेड ऑफ सैलरी, वो PGBP हेड के अंदर ही आती है, क्लियर। तो वो TDS के दायरे में नहीं आएगी, एक चीज हमें और याद रखनी है, ठीक है। मैंने हो सकता है क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को डाला हो क्वेश्चन शीट में, तो आप वहां से देख सकते हैं, अदरवाइज मैं उसको लिखा देता हूं, हम TDS कैलकुलेट करके दिखाएंगे। सैलरी 192 जो है TDS वाला, बस यही एक
केस है जिसमें थोड़ा प्रैक्टिकल हमें देखने को मिलता है। इसके बाद तो सारा का सारा हमारा पूरी तरीके से थ्योरेटिकली बन जाता है। तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसका कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिस्टर क्या नाम है, रजत जी यहाँ पर आ गए, ठीक है। उन्होंने सैलरी जो है दोस्तों बताई हुई है 8 लाख रुपीस, ठीक है। सैलरी 8 लाख रुपीस है, कंप्यूटेड है, ठीक है। कंप्यूटेड मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह डिडक्ट हो चुका होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने 80C में जो इन्वेस्टमेंट करी है वो पूरी लिमिट के साथ करी है। 1.5 लाख रुपए की लिमिट होती है, उसका पूरा फायदा उठाया गया है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हमें दिखाया गया है। लॉस हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है कितना, 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज। और उसके बाद हमारा लॉस, बिजनेस का लॉस है, पीजीबीपी के अंदर लॉस है, और वो लॉस है हमारा 50,000 रुपीज, ठीक है। इसके अलावा अदर फीस, प्रोफेशनल फीस, कुछ और इनका काम है, उसके इनको इनकम हुई है, और 1 लाख रुपए वहां से है। और इसमें देखो एक अच्छी चीज बता रखी है, जहां से इन्होंने ये 1 लाख रुपए कमाए हैं वहां पर ऑलरेडी इनका 10,000 रुपए का टैक्स कट चुका है। देखो ये अच्छा पॉइंट होगा इसमें निकल के। और इसको अर्न करने में जो हमारी क्या नाम है एक्सपेंसेस इसी में, ठीक है। एक्सपेंसेस इस प्रोफेशन में जो इनके हुए वो 80,000 के हुए, ठीक है। ये डिटेल उन्होंने सारी की सारी अपने एम्प्लॉयर को दी। हमें इस पे सैलरी 192 के तहत कितना टीडीएस कटना चाहिए वो कैलकुलेट करके बताना। मैं रिपीट कर दूं, देखो सैलरी क्लियर है, 80C क्लियर है, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, बिजनेस में लॉस है, कुछ एक और अदर प्रोफेशन है, वहां से इन्होंने 1 लाख रुपए की रिसीट हुई है, इनको 1 लाख रुपए का रेवेन्यू हुआ है। जहां से कमाया उसने 10,000 रुपए का टीडीएस ऑलरेडी काटा है। ये सैलरी में नहीं है लेकिन वहां से प्रोफेशन में कटा है। और इस वाले प्रोफेशन में इनका एक्सपेंस 80,000 रुपए का आया। कैसे करेंगे ध्यान देंगे। सबसे पहले तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी सर कंप्यूटेड है 8 लाख रुपीस, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। माइनस कर देंगे इसमें से लॉस। सर लॉस जो है वो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का एलिजिबल होता है, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बता दीजिए 60,000 रुपीज। ये इधर आपका आ गया, इसको ब्रैकेट में डाल लीजिए चाहे तो। सर यहां पर पीजीबीपी का लॉस है 50,000 रुपए का, क्या इसको कंसिडर करेंगे? नहीं करेंगे सर, अभी आपने बताया सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो लॉस है वही कंसिडर होगा, बाकी अदर हेड जो है उनका नहीं होगा, ठीक है। हाँ अदर हेड की अगर कोई इनकम है तो वो ऐड होगी। तो प्रोफेशनल फीस जो है इनकी वो हम यहां पे 20,000 रुपए लिखेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं बिजनेस में रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज आर इनकम। तो वो कितनी 20,000 रुपए है। 1 लाख रुपए का रेवेन्यू था, एक्सपेंस हुए 80,000 रुपए के। सर जो 10,000 रुपए का टीडीएस कटा है उसका क्या? उसका भी कुछ नहीं, उसका भी कुछ नहीं, उसको रहने दीजिए, ठीक है। ओके दैट्स इट, क्लियर। तो इसमें जो टैक्सेबल इनकम आ रही है हमारी जीटीआई आ रही है, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, तो 7,40,000 हो गया। 7,40,000 नहीं, 7,60,000, 20,000 ऐड होगा ना, 7,60,000, राइट। इसमें से आपने 80C वाला प्रोविजन जो है वो अप्लाई करा, 80C के डिडक्शंस जो है वो दी, वो है हमारी कितनी 1,50,000, पूरा फायदा इन्होंने उठाया है 80C का। और नेट टैक्सेबल इनकम हमारी आ जाती है कितना हो गया 6,10,000 रुपए, 6,10,000 रुपीज, राइट। आई थिंक कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं। इसके ऊपर दोस्तों आपने टैक्स लगा दिया, टैक्स पेबल। तो 6,10,000 रुपए पर आपने पूरा का पूरा यहां पे टैक्स कैलकुलेट करा, तो 5 लाख तक तो 12,500 पूरा का पूरा हो ही जाता है। 5 लाख पर आपका 12,000 ये हो गया आपका 12,500, तो रिमेनिंग कितना हुआ 1,10,000। 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, राइट। तो 22,000 प्लस क्या नाम है आपका 12,500, दोस्तों 34,500 ये टैक्स बनता है। इस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का ऐड करिए। सर ये आ रहा है 1380, भूल चूक लेनी देनी भाई, ठीक है 1380। तो टैक्स पेबल इनका जो बनता है दोस्तों आपने ऐड करा 34,500। तो दोस्तों इनकी टोटल इनकम पर जो ओवरऑल टैक्स बन रहा है 35,880, ठीक है, ये टैक्स बन रहा है। ओवरऑल जो बन रहा है 35,880 बन रहा है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया।
उसके बाद जो एम्प्लॉय है, जो मालिक है, जो भी लिमिटेड का नाम है इनका, वो कहेगा जी मैं तो टैक्स काट रहा हूं, मैं अब टीडीएस काटूंगा, ये आपका नेट टैक्स पेबल है 35,880 का, इस पर जो है मेरा टीडीएस काटना बनता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो भी इनका ये टोटल अमाउंट बनता है 35,880, इसमें ये वाली इनकम, ये वाली इनकम आपकी इंक्लूडेड है, और इस पर मिस्टर जो भी रजत है वो ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं, ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं, मतलब उनका टीडीएस कट चुका है। तो माइनस टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड। कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना आपको भाई? इस इनकम पर जो इनकम जोड़ी गई है और ओवरऑल टैक्स बनता है, उस पर 10,000 रुपए का टीडीएस ऑलरेडी कटवा चुके हैं। तो जो आपका नेट टैक्स पेबल, नेट टैक्स पेबल, ठीक है, थोड़ी स्पेस की कमी पड़ गई, वो 25,880 बन रहा है, 25,880 बन रहा है, डिवाइडेड बाय यहां पे ज्वाइनिंग डेट का तो पंगा नहीं है, नहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, तो डिवाइडेड बाय 12 लिख दीजिए दोस्तों, 2156.67, ठीक है, मतलब 2156 रुपए के लगभग इनका टीडीएस पर मंथ कटेगा। क्लियर? सिंपल था, मेन प्रोविजन यही था कि टीडीएस को कैसे डिडक्ट करा गया। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, एम्प्लॉय के पास ये ऑप्शन है भाई, अगर, ठीक है, ये नोट हो गया, अगर आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, मैं साइड हो गया हूं। एक और पॉइंट इसमें क्या निकल के आता है, अगर मिस्टर रजत ये वाली डिटेल ना देते, प्रोफेशनल, मान लो ये लिखा ही नहीं होता क्वेश्चन में, ये वाला, ये कह रहे जी मैं, मतलब लिखा हुआ है, चलो ये लिखा हुआ है, इसको रिवर्स कर दो, नहीं रिवर्स तो नहीं होगा, हो जाता है इसमें, हाँ हो जाता है, ओए ओए ओए, एक बार और, हाँ, ये लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में नीचे बोल दिया गया कि ये डिटेल उन्होंने नहीं दी अपने एम्प्लॉयर को, तो ये नहीं आता ना, तो फिर हम इसको भी एडजस्ट नहीं करते, तो फिर उस केस में इसको भी एडजस्ट नहीं करा जाता, और 35,880 के हिसाब से टीडीएस कटता। गॉट द पॉइंट? क्लियर? यहां तक समझ आ गया? दैट्स द ओवरऑल प्रोविजन फॉर द सैलरी। सिंपल सा केस हमने देखा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, और उसके बाद आपका जो कोई फ्लैट रेट नहीं है, स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कटेगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, अगले सेक्शन की ओर आते हैं। अगला सेक्शन दोस्तों हमारा आ जाता है, आज 4-5 सेक्शन तो कवर करेंगे ही, जितना हमारे कवर हो सकते हैं पॉसिबिलिटी, हाँ 194 तक तो आज जाएंगे कम से कम, उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहेगा जितने भी क्लासेस हमें लगेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा हो गया। एक बार चाहे तो इसके पॉइंट्स जो सारे के सारे आप रीड कर लीजिए, और मूव करते हैं फिर हम नेक्स्ट वाले 192A की तरफ, जिसमें हम प्रोविडेंट फंड से पेमेंट की बात कर रहे हैं। ओके दोस्तों, सैलरी वाला कंटेंट हमारा उम्मीद करता हूं डन हुआ। क्वेरी वगैरह अगर कुछ है तो आपने मेंशन करी। अगले वाले पर आते हैं, उसी से रिलेटेड, उसी सैलरी चैप्टर में जो हमने पढ़ा था प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट, उसी से रिलेटेड है। 192A, पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू टू एम्प्लॉइज फ्रॉम ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, प्रोविडेंट फंड का जो फंडा है, क्वेश्चंस हैं अच्छे तरीके से आपने करे सैलरी के दौरान। तो जब हमने प्रोविडेंट फंड पढ़ा था तो उसी में मैंने आपको बताया था कि प्रोविडेंट फंड में क्या है कि हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट एम्प्लॉयर की तरफ से और एम्प्लॉय की तरफ से जमा होता रहता है, और एक स्पेसिफिक समय के बाद जो है वो अमाउंट एम्प्लॉय को मिल जाता है। ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम पे हो या उससे पहले वो प्री मैच्योर विड्रॉल करवा रहा है, वटेवर। तो जब पेमेंट होगी किसको? एम्प्लॉय को। ठीक है, किससे? ऑब्वियसली एम्प्लॉयर से। ठीक है, यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कहना ठीक नहीं रहेगा, बेटर वर्ड हम यूज करेंगे आपका पेयर। कौन पे करेगा, कौन वो बैलेंस पे करेगा? तो वो कोई भी हो सकता है, वो दोस्तों एक बेसिकली एम्प्लॉयर भी हो सकता है, और वो ट्रस्ट भी हो सकता है। ठीक है, ट्रस्ट मतलब जैसे आपने प्रोविडेंट फंड एक्ट तो पढ़ा ही होगा। प्रोविडेंट फंड एक्ट के हिसाब से कंपनीज एक स्पेसिफिक ट्रस्ट बना लेती हैं, उसमें वो पैसा जमा हो जाता है, उसको फिर इन्वेस्ट करा जाता है ना, इस तरीके से उस पर ब्याज वगैरह कमाने के लिए। तो एम्प्लॉयर खुद हैंडल नहीं करता, उसने एक ट्रस्ट बना रखा है कि भाई यहां से जमा, यहां से आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो कोई भी इसमें पे हो सकता, पेयर हो सकता है, एम्प्लॉयर भी, ट्रस्टी भी, ट्रस्ट भी, और यही टीडीएस काटेंगे। जो पे कर रहा है वही टीडीएस काटेगा। अच्छा, पे ही कौन हो सकता है? पैसा किसको मिले? सर पैसा दोनों कैटेगरीज में आएंगे, रेजिडेंट भी और नॉन रेजिडेंट भी। ठीक है, अच्छा सर किस रेट से टीडीएस कटेगा? तो दोस्तों इसमें फ्लैट रेट हमारा है 10% का। ठीक है, 10% का। क्लियर? सिंपल सी बात, सारा का सारा किस्सा खत्म। ओके, इन शॉर्ट, जब भी प्रोविडेंट फंड से पेमेंट मिल रही है, और जो भी रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, यूजुअली मैं एम्प्लॉय कहना पसंद करूंगा, प्रोविडेंट फंड आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो उस केस में 10% का जो टीडीएस है वो कट जाएगा। लेकिन जहां पर है वहीं पर कटेगा, जहां पर है वहीं पर कटेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा
SPF टेबल याद है, नहीं भूल गए? सैलरी चैप्टर में टेबल बनवाई थी आपको प्रॉपरली, प्रोविडेंट फंड की एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अब SPF जो था स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, तो उसमें अगर लास्ट याद हो, अगर आप अभी ओपन कर सकते हैं टेबल तो कर लीजिए, एक्यूमुलेटेड बैलेंस बताया था एग्जेम्प्ट होता है। क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। तो SPF में अगर एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिल रहा है, वो एग्जेम्प्ट होता है, तो इस केस में TDS नहीं कटेगा ऑब्वियसली। जब SPF का अमाउंट टैक्सेबल ही नहीं है तो उस पर TDS कैसे कट सकता है? साथ ही RPF में भी एग्जेम्प्टेड है, लेकिन कंडीशन क्या थी? 5 साल की नौकरी होनी चाहिए, है ना? 5 साल की नौकरी पूरी है, किसी का RPF है, उस पर भी TDS नहीं कटेगा। हाँ, जो URPF था वो टैक्सेबल होता था, है ना? वो टैक्सेबल होता था, तो इस केस में TDS कटेगा। ठीक है, हालांकि ये चीज क्वेश्चन में इतना मेंशन नहीं होती, तो रेट ही बेसिकली इसमें वगैरह में याद रखना पड़ता है। बट द थिंग इज कि SPF टैक्सेबल नहीं होता तो वहां पे TDS नहीं कटेगा, RPF नहीं होता तो उसमें TDS नहीं कटेगा। हाँ, RPF में पैसा जमा करा था लेकिन जॉब 5 साल से पहले ही खत्म हो गई, छोड़ दी उसने जो भी है, तो फिर टैक्सेबल होगा, उस केस में टैक्सेबल होगा, क्योंकि उस केस में आपको याद होगा RPF को हम UPF के तरीके से, URPF के तरीके से ट्रीट करते थे। क्लियर? और URPF वाला तो आपका टैक्सेबल है ही। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, रेट कितना दोस्तों? सर 10% आपने रेट बताया। ओके, अगर रेट आपका 10% है और 10% के हिसाब से टैक्स कट रहा है, तो मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई कि पैन कार्ड जो है, जो पैन नंबर है, परमानेंट अकाउंट नंबर उसी में आ जाता है, जो पैन है वो आपको फर्निश करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है। इन केस अगर जो पेई है वो अपना पैन नंबर फर्निश नहीं करता, क्या जी मैं नहीं दे रहा अपना पैन, ठीक है, नहीं दे रहा, तो उस केस में दोस्तों TDS MMR के हिसाब से कटेगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से कटेगा, MMR के हिसाब से कटेगा। सर व्हाट इज MMR? मैक्सिमम मार्जिनल रेट, अरे आता है ना आपको निकालना, हाईएस्ट पॉसिबल टैक्स रेट जो स्लैब रेट में है, अगर हम बात करें तो सर 30% है, ठीक है, 30% के ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज का रेट 37%, और फिर हेल्थ एंड एजुकेशन का 4%, है ना? ये रेट हो गया इनकम टैक्स का, ये सरचार्ज हो गया, सर ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो गया, सर इतना कट जाएगा 67 प्लस 4 71%। अरे ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे नहीं होता, ठीक है? देखो, अरे देखो 30% तो ये होता ही है ना, ये 37% ऑफ 30%, ऑफ 30%, 37% ऑफ 30%, सरचार्ज इनकम टैक्स के ऊपर लगता है। सो अगर मैं 37% निकालता हूं 30 का, तो ये ऐड हो जाता है 11.1%, है ना? और फिर 4% इस टोटल का जो ये आया है, यानी कि 41 जो भी अमाउंट आ रहा है, मतलब नेट अमाउंट में फाइनली निकाल रहा हूं, हमारा 42.744% है, ठीक है? ये हमारा होता है, ये नहीं कि सबको जोड़ दिया, सरचार्ज लगता है 37% ऑफ 30%, वो जोड़ेगा, और फिर जो इन दोनों का टोटल आएगा उस पर 4% और एक्स्ट्रा। ओके, सो इट कम्स टू 42.744%, तो 10% कटेगा, लेकिन अगर आपने पैन नंबर मेंशन नहीं करा तो MMR के हिसाब से कटेगा। साथ ही ऑल्सो इफ पेमेंट is less than rupees 50,000, no TDS। गॉट द पॉइंट? अगर पेमेंट 50,000 रुपए से नीचे की आ रही है तो उस कंडीशन में TDS नहीं कटेगा, याद रखना है। 50,000 रुपए के ऊपर क्या TDS काट रहे हो, 50 रुपए के नीचे, सॉरी माफ कीजिएगा, क्या TDS काट रहे हो, तो ये एक तरह से बेनिफिट दे रखा है। पर्पस इसका बेसिकली है कि 50,000 रुपए का प्रोविडेंट फंड कौन ही होगा, मतलब बहुत ही जो उनकी सैलरी बहुत कम रही है, बहुत अनकम करा है, तो उसके ऊपर फिर वो TDS वाला फंडा वगैरह ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे सीधी सी बात है गवर्नमेंट ने उसको मना कर दिया, ठीक है? वट एवर द केसेस, हम इमोशन उस चीज के पीछे क्या है, हम उससे मतलब नहीं है, सिंपल सा रूल है कि टैक्स नहीं कटेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग, अगली पॉइंट पर आते हैं। एक बार फटाफट से इस पॉइंट को रीड कर लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है? चाहे तो वीडियो को पॉज करके बीच बीच में आप उसको रीड कर सकते हैं। हम अगले इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की तरफ आ रहे हैं।
ओके दोस्तों, दो सेक्शन हमारे पूरे हुए। नेक्स्ट आ जाते हैं 193 पर, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ओके, सिक्योरिटीज जैसे कि आप समझ सकते हैं डिबेंचर की फॉर्म में, बॉन्ड्स की फॉर्म में, इस पर जो भी हमने इंटरेस्ट कमाया है, इंटरेस्ट पे हो रहा है, उसमें टीडीएस कटेगा। याद कीजिएगा, इसमें एफडी वगैरह जो है फिक्स डिपॉजिट का या लोन का जो इंटरेस्ट कमाया जाता है वो इसमें नहीं है, ठीक है। उसके लिए सेपरेट सेक्शन है, दैट इज 194A। वो हम होपफुली नेक्स्ट क्लास में उसी से शुरुआत होगी हमारी, ठीक है। तो वो यहां पर नहीं है। यहां पे सिक्योरिटीज से, डिबेंचर से, बॉन्ड्स के केस में जो इंटरेस्ट पे करा जाता है, हम उस पे टीडीएस की बेसिकली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन चीज इसमें वही निकल के आती है कि सर कौन इसमें पेयर है, कौन इसमें पेई है, ठीक है, और इसका क्या रेट है, ये इसमें मेन चीज निकल कर आती है। राइट, क्लियर। पेयर है वो जो टीडीएस है वो काटेगा पेई के रेफरेंस में। तो इसमें ऑब्वियसली जो हमारा पेयर है वो कोई भी पर्सन, एनी पर्सन इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। जो सिक्योरिटीज, जिसने बेसिकली सिक्योरिटीज इशू करी, ऑब्वियसली वो इसके अंदर आएगा, कंपनीज इसके अंदर आएंगी, गवर्नमेंट इसके अंदर आएगी, जो भी अपने बॉन्ड्स वगैरह इशू करते हैं, डिबेंचर वगैरह इशू करते हैं, ठीक है। मैं पे की बात करता हूं तो दोस्तों इसमें रेजिडेंट को कवर करा गया है, ठीक है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट की इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज में इंडिया में एक अलग मोड से होती है। तो जो डायरेक्ट रिलेशन है वो रेजिडेंट के साथ ही क्रिएट हो पाता है, तो रेजिडेंट पर्सन को यहां पर कंसिडर करा गया है, ठीक है। और रेट इनका सीधा सीधा है दोस्तों, 10% का फ्लैट रेट इस पे है कि जो भी इंटरेस्ट पे करा जाएगा उस पर 10% का फ्लैट रेट हमारा कंसिडर होगा, ठीक है। हालांकि सेम जैसा कि मैं बोल रहा हूं, अब लगभग हर सेक्शन में कुछ कुछ यही चीजें याद रखनी है। कौन टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, किसका डिडक्ट कर रहा है, और बेसिकली रेट क्या है, दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट चीज रहेंगी लगभग हर सेक्शन में। एक दो सेक्शंस हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, प्लस हाँ, हर एक सेक्शन की अपनी कुछ कंडीशंस हैं। तो अब आपके मन में ना ये बात आएगा हमेशा कि सर यार ये इतनी थ्योरी है और मतलब इसको हम कैसे कवर करेंगे, कैसे याद करेंगे। तो मैं वही चीज़ आपको बोल रहा हूँ, इसमें हालांकि कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टेबल्स हैं सिंपल सिंपल से। वो पहले आपको मैं सीरीज खत्म करा लूँ, उसके बाद एक लेक्चर में उस चीज़ को थोड़ा समझाऊंगा। शॉर्टकट्स वगैरह मैंने कुछ क्रिएट करे हुए हैं, अक्सर लाइव सेशन में भी हम उनको डिस्कस करते हैं। बट इसीलिए फॉर दैट रीज़न इस सीरीज में मैं आपको कह रहा हूं कि ये वाली जो सीरीज है इसको पढ़ना आपने अपने मेन शेड्यूल से साइड रखेगा। ये आज हमारा ये टाइम टेबल है, आज हम टीडीएस पढ़ने बैठे हैं, आज हम टीडीएस को खत्म कर डालेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इस वाले चैप्टर के साथ ऐसा मत करिएगा, हंसते खेलते इस चैप्टर को करिएगा। मैं आपको बता दूं कि जो मैं मेन सेक्शंस भी आपको बता दूंगा, यूजुअली जिससे क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, बट वो अभी नहीं, अदरवाइज आप उन्हीं पे फोकस करोगे। अभी हम पहले पूरा सिलेबस कवर करते हैं। द रीज़न इज टीडीएस का जो प्रोसेस है, प्रोसेस कह रहा हूँ सॉरी, सेक्शंस इतने ज़्यादा हैं, सारे के सारे एक बारी में याद हो जाएं, एक बारी में दिमाग में उतर जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो जस्ट गो थ्रू विद दिस चैप्टर, इसको एंजॉय करते हुए चलना है। नॉन स्टडी आवर्स में बैठे हैं, खाली हैं, तो चलो ये वीडियो देख ली, कंटेंट हमने पढ़ लिया, नोट्स हमने पढ़ लिए, इस तरीके से इस टॉपिक को करिएगा। समहाउ कुछ वो टेक्निक्स जो हम बिजनेस स्कूल में, बिजनेस स्टडीज को पढ़ने में लगाते थे, थ्योरी सेक्शन को पढ़ने में लगाते थे, तो उसके हिसाब से इस चैप्टर को कवर करिएगा। बर्डन के रूप में इस चैप्टर को बिल्कुल भी मत लीजिएगा। पीजीबीपी है कैपिटल गेन है, अरे सर थोड़ा दर्द होता है सर में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आओ चलो आज कैपिटल गेन करेंगे, आओ आज पीजीबीपी खत्म करेंगे, बनता है, लेकिन इस चैप्टर के लिए नहीं बनता। इस चैप्टर के लिए परेशान होने वाली सेपरेटली कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये हमने बात करी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के बारे में। और सिर्फ टीडीएस ही क्यों यार, हमें बाकी चैप्टर्स में भी सिरदर्दी क्यों लेनी है। इंपॉर्टेंट, अगर आप टीडीएस पढ़ रहे हो और ये कंटेंट आपको समझ आ रहा है, तो मुझे 100% श्योरिटी है कि आप बाकी सिलेबस खत्म करके बैठे होगे। एटलीस्ट जो हमारे हेड्स हैं, प्लस क्लबिंग वाला चैप्टर और सेट ऑफ वाला चैप्टर आप करके बैठे होगे, तो टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल आराम से पेपर अच्छा होगा हमारा। ओके, पेयर हो गया, पेई हो गया, रेट हो गया, क्लियर है। इसमें लेकिन कुछ रूल्स नोट्स में भी लिखे हुए हैं, मैं आपको साथ साथ उसको बताता भी हूं कि अगर कोई पब्लिक कंपनी पेमेंट कर रही है, किसको, इंडिविजुअल को, है ना भाई, कोई गवर्नमेंट कंपनी है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ज्यूम कर रहता हूँ कि नेल्को है, ठीक है, नेल्को कंपनी है, मैंने उसके कुछ डिबेंचर्स खरीद लिए, और मैं इंडिविजुअल हूँ, तो मुझे उस पर इंटरेस्ट जो है बेसिकली वो मिलेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट के केस में, इस केस में अगर पब्लिक कंपनी इंडिविजुअल को अप टू 5,000 रुपए, बाप रे बाप, इतना सारा इंटरेस्ट कौन देता है, 5,000 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रही है, और एक प्रॉपर मोड से, अकाउंट पे चेक से वो पेमेंट हो रही है, तो टीडीएस नहीं कटेगा, दैट्स इट, टीडीएस नहीं कटता।
अरे छोटी सी पेमेंट, इसके लिए क्या टीडीएस काटना, ठीक है, तो वो नहीं कटेगा, इसमें टीडीएस नहीं कटता। एक तरह से ये वाले केसेज मैं आपको जो बता रहा हूँ जिसमें टीडीएस नहीं कटेगा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के केस में। दूसरा, डीमेट फॉर्म में बेसिकली जो सिक्योरिटीज होती है डीमेटेरियलाइज फॉर्म में, आपने देखा होगा ट्रेडिंग के लिए अक्सर इसका इस्तेमाल होता है, तो उसमें जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पर इंटरेस्ट जो है बेसिकली वो नहीं कटेगा। इसके अलावा दोस्तों जैसे एलआईसी है, जीआईसी है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आपका जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके अलावा कोई इंश्योरेंस कंपनी है, इनको इंटरेस्ट मिल रहा है। सर इनको इंटरेस्ट मिल रहा है इन कंपनीज को, ये तो मैंने सुना कि इंटरेस्ट पे करती हैं, अरे नहीं, इनको भी इंटरेस्ट मिलता है। तो उस केस में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। एलआईसी आप जानते हैं कि भाई गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एक काफी बड़ी कंपनी है, तो इनको जिससे होता है ना कि एलआईसी तो आपने सुना ही हो ना, लोग एलआईसी का प्रीमियम पे करते हैं, रेवेन्यू जाता है, एलआईसी फिर उसके ऊपर रिटर्न देती है, तो एलआईसी रिटर्न कैसे देगी, है ना। तो एलआईसी क्या करती है, अदर इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं कि उस पैसे को इन्वेस्ट करती हैं अलग अलग कंपनीज में। जैसे अभी रिसेंटली अदानी में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट जो है एलआईसी ने रिसेंटली करा है अपने पोर्टफोलियो में, उन्होंने दिखाया था। अभी तो अदानी जी थोड़े गड़बड़ में चल गए बीच में, ठीक है, बट ठीक है, जो भी है उन्होंने इन्वेस्ट करी हुई है। तो एलआईसी ने डिबेंचर खरीद लिए अदानी के या अंबानी के, रिलायंस के, तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा ना, इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। इन कंपनीज को बेसिकली इंटरेस्ट जो है इन पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाता। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है ना, उन पर अगर कुछ इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी नहीं काटा जाता, ठीक है। अब जैसे देखो बुक्स में ना, मैं नोट्स में काफ़ी सारी कंपनीज के आप देख रहे होंगे प्रोविजन लिखे हुए हैं। अब ये मॉड्यूल में है तो मैंने नोट्स में डाल दिए, अदरवाइज रियलिटी में ये अब 1980s के 1977 के जो बॉन्ड्स हैं वो कहाँ लाई कर रहे हैं, इतने साल हो गए उनको, बट वो लिखा हुआ है तो चलो हम भी सिलेबस में लिख रहे हैं, दैट्स इट, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करते। हालांकि 2003 में इशू हुए 18% सेविंग बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट ने जारी करे, ठीक है, 2003 वाले, और आपके 7.75% वाले सेविंग बॉन्ड्स, सेविंग फंड लिख दिया मैंने, सेविंग बॉन्ड्स, ठीक है, 2018 में जो हमारे आए 2018 वाले, हाँ, इन पर टीडीएस कटता है। इन दोनों पर टीडीएस कटेगा अगर पेमेंट 10,000 रुपए से ज्यादा, वो नोट्स में लिखा हुआ प्रॉपरली, मैं बस आपको क्लैरिफाई कर रहा हूं, इफ पेमेंट एक्सीड ₹10,000, इन दो केसेस में इंटरेस्ट आपका कटेगा। अदरवाइज बाकी जो सारे के सारे केसेस हैं, जैसे गवर्नमेंट की नोटिफाइड कंपनीज हैं, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाले, ठीक है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाले, इन्होंने बॉन्ड्स इशू करे हैं, इस पर जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा हुआ कि भाई टीडीएस नहीं कटेगा, तो इस पर भी कोई भी किसी भी प्रकार का क्या नाम है टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। और सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर दिया तो क्या रीजन है फिर टीडीएस काटने का। ओके, तो ये एक सिंपल सा प्रोविजन, बहुत छोटा सा हमारा सेक्शन, हमारा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कोई भी काटेगा। रेजिडेंट के लिए 10% का रेट है, इन केसेस में आपका टीडीएस नहीं कटेगा। सिर्फ 8% सेविंग बॉन्ड 2003 वाले, 7.25% सेविंग बॉन्ड 2018 वाले, इन पर टीडीएस कटेगा, वो भी तब जब पेमेंट 10,000 रुपए से एक्सीड होगी। क्लियर, डन, ये वाला भी टॉपिक भी डन होता है। अगले वाला सेक्शन हमारा दोस्तों और बहुत सिंपल सा आ जाता है, बहुत सिंपल। अब तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो और भी सिंपल हो गई है, टीडीएस ऑन डिविडेंड। ओके, डिविडेंड एक ऐसा, डिविडेंड कहना सॉरी, टीडीएस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स आती हैं, परिवर्तन आते हैं। रीजन इसके पीछे ये कि इस चैप्टर में डिविडेंड भी है, इंटरेस्ट भी है, सैलरी भी है, ठीक है। अभी आगे चल के कॉन्ट्रैक्टर वगैरह का हम पढ़ेंगे, वो पीजीबीपी की कैटेगरी में आ जाता है। तो सारे हेड्स का कुछ ना कुछ टीडीएस में आ जाता है, कनेक्ट हो जाता है। तो कहीं पर भी कुछ भी चेंज हुआ, ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी चेंज हुआ तो उसका इंपैक्ट टीडीएस के ऊपर आ जाता है। डिविडेंड उनमें से एक है। डिविडेंड की कहानी टैक्सेबिलिटी की पिछले कुछ सालों में बहुत बदली है। पहले डिविडेंड टैक्स फ्री होता था क्योंकि कंपनीज ही उस पर टैक्स दे देती थी, ठीक है। कंपनीज जो है बेसिकली प्रॉपर टैक्स काट के, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वगैरह काट के शेयर होल्डर को दिया करती थी। अब बीच में डिविडेंड को शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल कर दिया, लेकिन वो भी 10 लाख रुपए तक माफ था पहले। फिर उसकी लिमिट हटा के फिर वो सारा का सारा अदर सोर्सेज में डाल दिया। तो रिसेंटली कुछ पास्ट ईयर्स में डिविडेंड में काफी चेंजेस आए हैं। और पहले बढ़िया था, अपना पूरा हाथ में जो डिविडेंड आता था टैक्स फ्री रहता था,
पर अब टैक्स की फॉर्म में उस पर टैक्स देना पड़ता है। खैर इस पर नज़रिया अलग अलग हो सकता है, कमाया है तो टैक्स भी देना पड़ेगा, कुछ लोगों के लिए अच्छा, कुछ लोगों के लिए भला, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो बताना भैया डिविडेंड पे टैक्स टीडीएस कैसे कटेगा। तो सेम चीज़ वही, पेयर कौन पे कर रहा है डिविडेंड जो टैक्स काटेगा, किसको पे कर रहा है, ठीक है, और रेट जो है वो डिविडेंड का क्या रहेगा। तो ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं तो डोमेस्टिक कंपनी की ही बात करेंगे। डिविडेंड कौन पे करेगा सर? कंपनी पे करेंगी। कौन सी कंपनी? जो हमारे इनकम टैक्स के दायरे में। कौन सी दायरे में सर? डोमेस्टिक कंपनी होगी ना। ओके, पे ही हमारा कौन हो गया? रेजिडेंट आ गया, क्योंकि नॉन रेजिडेंट की इन्वेस्टमेंट एक डिफरेंट वे से होती है, डिफरेंट प्रोसीजर से होती है। और अगर हम बात करें 10% की जो कंप्यूटेशन है, 10% का रेट जो है उस पर कटता है टीडीएस का। ये 10% की कैलकुलेशन मेरे को समझ नहीं आई मेरे को, मैं क्योंकि हम तो देखो प्रैक्टिकली बहुत कम डील करते हैं, और एक्चुअल में इसमें कुछ और प्रोविजंस भी अप्लाई होते हैं फर्दर। मेरे को इसलिए थोड़ा इस पर ताजुब हुआ इस बारी कि एक्चुअली मेरे पास ना नेल्को के अब जैसे जज मत करना कि सर के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, कि सर गरीब हैं कि अमीर हैं, तुम एकदम कैलकुलेशन करने लग जाओगे। नेल्को के मैंने लगभग 10,000 शेयर्स जो है वो होल्ड करे हुए हैं। नेल्को इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी, अभी कुछ टाइम से नीचे आ गई थी अपने 52 वीक हाई से, तो मैंने थोड़ा इनको खरीद लिया, और डिविडेंड भी ठीक ठाक दे देती हैं, तो मैंने 10,000 शेयर इनके खरीदे। अभी रिसेंटली ही इन्होंने 100% डिविडेंड अनाउंस करा। अब 100% डिविडेंड आप ये मत समझिएगा कि वो मार्केट वैल्यू पर होता है, वो फेस वैल्यू पर होता है। फेस वैल्यू नेल्को के एक शेयर की 1 रुपया है, तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, 10,000 रुपये का डिविडेंड मिलना था। और मैंने अकाउंट में देखा तो वो तकरीबन 86-8700 के आसपास था। तो मुझे पता था टीडीएस 10% कटेगा, तो 10,000 का 10% 9,000 रुपये आना चाहिए था, लेकिन वो उससे कम आया। तो वो कंप्यूटेशन मैंने कभी चेक नहीं करी, वो करनी चाहिए, उसको मैं मिस कर देता हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, क्योंकि हमें तो बेसिकली ये चीज़ पढ़ानी होती है। बट द थिंग इज के 10% करता है, 10% के अलावा अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट करा हुआ है तो कुछ अदर सिक्योरिटी चार्जेस वगैरह भी होते हैं, वो भी डिडक्ट होते हैं। ओके, खैर ओके, 10% ये हमें पता चल गया, लेकिन इसमें भी सेम कि टीडीएस कब नहीं कटेगा इसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। तो वो कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको लिखा रखी हैं। एक और कंपनी के मैंने होल्ड करे हुए हैं शेयर्स, उसका डिविडेंड 5,000 रुपये से कम बैठा था, ठीक है, एक साल में उन्होंने अनाउंस करा 5,000 रुपये से कम बैठा था। 5,000 से कम पर, ठीक है, डिविडेंड नहीं, टीडीएस नहीं कटेगा। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी एक इंडिविजुअल को, याद रखिएगा, एक इंडिविजुअल को डिविडेंड पे कर रही है और वो 5,000 रुपये से 5,000 रुपये तक है, ठीक है, अप टू 5,000 है, अगर मैं, हाँ 5,000 है, तो टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है, तो डिविडेंड, तो टीडीएस नहीं कटेगा। साथ ही अगर हम बात करें सेम अगेन जो एलआईसी है, जीआईसी है, और आपका क्या नाम है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, इनको अगर कहीं से डिविडेंड मिलता है, क्योंकि ये भी इन्वेस्ट करती हैं, आप जानते हैं, मैंने भी एग्जांपल दिया आपको इससे पहले वाले में, इंटरेस्ट वाले केस में। तो ये कंपनीज इंश्योरेंस कंपनीज हैं, एक सोशल बैलेंस को बनाए रखने के लिए इन्वेस्ट कर रही हैं, तो गवर्नमेंट ने इनको टैक्स कैटेगरी से दूर ही रखा है कि चलो भाई आप परेशान मत हो। तो इन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है, इन्हें डिविडेंड मिल रहा है, उन पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। एंड द लास्ट एंड द नॉर्मल थिंग, अगर कोई भी नोटिफाइड कंपनी है, नोटिफाइड सिचुएशन है, गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया कि इस केस में डिविडेंड पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा, तो नहीं काटा जाएगा भैया, क्लियर। तो दैट्स इट, ये प्रोविजन दोस्तों हमने यहाँ पर डिविडेंड तक के कवर कर लिए हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद 194A, और अब यहाँ से 192 हमारा सैलरी का हो गया सर, उसी का ए प्रोविडेंट फंड वाला सेक्शन आ गया। 193 में हमने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात करी, और डिविडेंड हमने 194 में खत्म करा। अब जो सीरीज हमारी शुरू होगी वो ABCDEF बहुत लंबा जाएगी 194 में। ये वाला कंटेंट हमारा डन होता है। इसमें कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपका रेज है तो प्लीज आप उसे मेंशन करिए, कमेंट बॉक्स में हम पहुंचते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम अपना जो नेक्स्ट सेक्शन है इसका दोस्तों वो शुरू करने जा रहे हैं। ओके, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, टॉपिक को रिवाइज करेगा, क्वेरीज को मेंशन कीजिएगा, एंड यस, लाइक द वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक करो वीडियो को, ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।